साल 1983 में आई इस तमिल फिल्म के लीड एक्टर और डायरेक्टर के भाग्यराज के लिए उस साल बेस्ट एक्टिंग का फिल्म फेयर जीतने से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि इस फिल्म ने बतौर राइटर और डायरेक्टर उनका सिक्का और जमा दिया था और दूसरी भाषाओं में इसके रीमेक राइट्स खरीदने की होड़ मच गई थी। प्लॉट सीधा सरल था। एक जवान मास्टर जी जिनकी पत्नी का निधन हो चुका है, छोटे बच्चे के साथ गांव के स्कूल में आते हैं और वहां एक चंचल, अल्हड़ लेकिन अक्खड़ लड़की उन पर फिदा हो जाती है और उन्हें फांसने फंसाने के तमाम प्रपंच रचती है। खुद जितेंद्र जो उन दिनों साउथ की हिंदी रीमेड फिल्मों से छाए हुए थे, इस फिल्म की हिंदी रीमेक राइट्स खरीदना चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने तब 10-12 लाख रुपए मांग लिए, जो तब तक किसी भी फिल्म के लिए सबसे बड़ी रीमेक प्राइस थी, और जितेंद्र ने हाथ खड़े कर दिए। आखिरकार काफी मोल भाव के बाद प्रोड्यूसर आरसी प्रकाश ने इसे हिंदी में बनाने का फैसला किया। कहानी के भाग्यराज की थी और ओरिजिनली उन्होंने ही एक्ट और डायरेक्ट किया था, सो हिंदी डायरेक्शन का जिम्मा भी उन्हीं को दिया गया। हीरो उन्हें लिया नहीं जा सकता था क्योंकि हिंदी पर्दे पर अभी तमिल सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन ही अपनी जगह नहीं बना पाए थे, तो भाग्यराज से डेब्यू कराना घाटे का सौदा हो सकता था। ऊपर से यहाँ बॉलीवुड में स्टार्स की लाइन लगी थी। जितेंद्र और संजीव कुमार को कहानी इतनी पसंद थी कि हर कीमत पर वो करने को तैयार थे, जबकि के भाग्यराज का कहना था कि वो हिंदी डायरेक्टोरियल डेब्यू तभी करेंगे जब फिल्म का हीरो अमिताभ बच्चन हो, और उन्हीं के जोर देने पर यह फिल्म अमिताभ बच्चन को भी ऑफर की गई थी। कहते हैं कि अमिताभ ने यह फिल्म साइन तो कर दी, लेकिन उन दिनों राजनीतिक व्यस्तता के चलते जब वो एक के बाद एक कई फिल्में छोड़ रहे थे तो ये फिल्म भी हाथ से गई। कहा यह भी जाता है कि इनिशियल शूटिंग के बाद उन्हें यह फिल्म अपने एक्शन जॉनर के हिसाब से स्पॉइलर लगने लगी थी और उन्होंने इससे किनारा कर लिया था। प्रोड्यूसर की नज़र में अमिताभ को रिप्लेस करने के लिए उस समय सबसे बड़ा नाम राजेश खन्ना ही थे, खासकर कहानी और रोल के हिसाब से, जिन्होंने पिछले ही साल 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों से बाउंस बैक किया था और लग रहा था कि उनका खोया स्टारडम फिर आने वाला है। राजेश खन्ना को कहानी भाई और उन्होंने एक ही झटके में फिल्म साइन कर दी। श्रीदेवी को हीरोइन लिया गया, जो हाल ही में जितेंद्र संग हिम्मतवाला, तोहफा और कई फिल्मों से बॉलीवुड में धूम मचाने लगी थी। लेकिन इधर नया पेंच, के भाग्यराज तो मानो ठाने बैठे थे कि हिंदी डायरेक्शन की शुरुआत करूंगा तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ, वरना नहीं। उन्होंने डायरेक्शन से हाथ खींच लिया और अब उन्हीं की सिफारिश पर डायरेक्शन की कमान गई के राघवेंद्र राव को, जो फर्ज और कानून, हिम्मतवाला, तोहफा जैसी फिल्मों से पहले ही नाम कमा चुके थे। राजेश खन्ना और श्रीदेवी स्टारर ये फिल्म अपनी ओरिजिनल सक्सेस तो नहीं दोहरा पाई, लेकिन के भाग्यराज को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे गई जब उन्हीं की कहानी पर बनी एक और तमिल फिल्म ओरू कोथियन डायरी की हिंदी रीमेक बनाने का बीड़ा उठाया प्रोड्यूसर ए पूर्णचंद राव ने। उन्होंने पहले इसमें राजेश खन्ना को लिया था, लेकिन खन्ना ने यह फिल्म करने से मना कर दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है। जानकार कहते हैं कि उन्होंने के भाग्यराज की वजह से फिल्म छोड़ी थी और उनसे कहा भी था कि तुमने अमिताभ बच्चन के लिए मुझे डायरेक्ट करने से मना कर दिया था, अब मैं ये फिल्म छोड़ रहा हूं, जाओ अमिताभ को कास्ट कर लो। खैर सच्चाई जो भी हो, प्रोड्यूसर ए पूर्णचंद राव ने भाग्यराज को भरोसा दिलाया था कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ही लीड रोल में होंगे और तुम ही उन्हें डायरेक्ट करोगे। राव के इस भरोसे के पीछे एक वजह यह भी थी कि साल 1984 में टी रामाराव के निर्देशन में अमिताभ बच्चन और कमल हासन को लेकर वो एक फिल्म बना रहे थे, खबरदार, जिसे अमिताभ बच्चन ने कुछ वजहों से बीच में ही छोड़ दिया और बदले में किसी और फिल्म में काम करने का भरोसा दिया था। ओरू कैथियन डायरी को हिंदी टाइटल मिला आखिरी रास्ता। डबल रोल अमिताभ के लिए 2 हीरोइनें, जया प्रदा और श्रीदेवी, जो तब तक हिंदी सिनेमा में न्यू एंट्रेंट से न्यू सेंसेशन बन चुकी थी। बतौर डायरेक्टर के भाग्यराज की यह पहली फिल्म थी और सियासी वजहों से अमिताभ के खिलाफ हो चुकी एक बड़ी फिल्मी लॉबी के लिए अमिताभ बच्चन की आखिरी फिल्म थी। अमिताभ के पूरे करियर में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी साल उनकी एकमात्र फिल्म आई थी, उस पर से बीते 8 महीनों में उनकी कोई फिल्म नहीं आई थी। ये बात अलग है कि पिछली जो फिल्म आई थी वो अभी तक पैसे कूट रही थी। ऐसे में 6 जून 1986 को जब आखिरी रास्ता रिलीज हुई, तब बुकिंग विंडो से क्रिटिक्स के कॉलम तक ये बात साफ हो गई कि पब्लिक में अमिताभ की भूख अभी कायम है।
फिल्म खूब चली और कमल स्टारर ओरिजिनल तमिल फिल्म ओरू कैथियन डायरी के 150 डेज रनिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हालांकि आखिरी रास्ता को उस साल कई बड़ी फिल्मों से कड़ी टक्कर मिली। सुभाष घई की कर्मा तो थी ही नंबर 1, जितेंद्र की स्वर्ग से सुंदर, राजेश खन्ना की अमृत, फिरोज खान की जाबाज और संजय दत्त कुमार गौरव स्टारर नाम भी आई। और साल के आखिर तक श्रीदेवी ऋषि कपूर स्टारर नगीना ने एक अलग ही जॉनर, एक अलग ही जादू पेश किया। विकिपीडिया की माने तो कर्मा और नगीना के बाद आखिरी रास्ता 1986 की थर्ड टॉप ग्रॉसिंग फिल्म थी। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि अगले साल या कह लें कि करीब 1.5-2 साल यानी शहंशाह के आने तक अमिताभ की कोई फिल्म नहीं आई। उस बिग वैक्यूम में इस फिल्म ने वीडियो कैसेट्स और री रिलीज के दम पर अमिताभ की फैन फॉलोइंग बनाए रखी और खूब पैसे कमाती। आखिरी रास्ता की जबरदस्त सफलता के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर था एंग्री यंग मैन का नया लेकिन पहले से ज्यादा तराशा हुआ वर्जन। वो बाप भी बन जाए तो तासीर वही थी। तो इस लड़के को एक बहुत ही खतरनाक गुंडा बनाना। मेरा बेटा कहाँ है? डेविड, वो क्या है कि वो के भाग्यराज के तमिल डायलॉग को जब हिंदी में डॉक्टर राही मासूम रजा ने अपने तरीके से गढ़ा और उसे जब ये बुलंद आवाज मिली तो तालियां और सीटियां ऐसे गूंजी मानो ये डेविड डिकोस्टा नहीं बल्कि 10-1 साल पहले का डॉन बोल रहा है। इंस्पेक्टर विजय शांडिल्य नहीं, इंस्पेक्टर विजय खन्ना बोल रहा है। अमिताभ के डबल रोल का मतलब होता था डबल कैरेक्टर, डबल इमोशन, डबल धमाल, एक्शन कम रोमांस का बोनांजा ऑफर। गोरी का साजन, साजन की गोरी, पहले पढ़ाई फिर प्यार होगा, एक बार नहीं 100 बार होगा। आनंद बख्शी के गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पर नाचते गाते अमिताभ को देख पब्लिक भूल गई कि पीछे किशोर नहीं मोहम्मद अजीज गा रहे हैं। दोस्तों, यही वो फिल्म है जहां श्रीदेवी, जिन्हें लेडी अमिताभ होने का गुरूर हो चला था, मान बैठी कि पब्लिक सिर्फ अमिताभ को देखती है, उनकी हीरोइन होना बस फिलर्स है। अब ये श्रीदेवी की सोच का नतीजा था या फिर बोनी कपूर जैसे कई प्रोड्यूसर्स की शह? श्रीदेवी ने तो अमिताभ संग आगे काम नहीं करने की मानो कसम खा ली। लेकिन इधर हीरोइनों की कमी न थी। पर्दे पर बच्चन हो तो हर हीरोइन लेडी बच्चन थी। वैसे श्रीदेवी की कसम 6 साल भी नहीं टिकी और वो फिर अमिताभ बच्चन के साये में लौट आई। खैर, इस बेहतरीन सुपरहिट कल्ट फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। इसलिए तुम वही करो जो तुम अपना फर्ज समझते हो और मैं वही करूंगा जो मैं अपना धर्म समझता हूँ। शुरू हो गई लव स्टोरी,